ओके जी, सॉरी। क्लास ये अभी ब्रेक से पहले दानिश ने सवाल किया था कि अगर एस्टिमेट्स हम टीम मेंबर से या उन लोगों से लगवा रहे हैं जो जिन्होंने इस पे काम करना, और हम असम्पशन ये इसके पीछे कि यार वो लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं और वो बेस्ट एस्टिमेट देंगे, तो प्रोजेक्ट मैनेजर किस तरह चेक कर सकता है? इसके लिए अभी हमने एक बात की थी, ओपीएस। ओपीएस इज अ वंडरफुल टूल दैट कैन हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर इन एस्टिमेटिंग दिस थिंग। अगर मेरे पास एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम है, लाइक मुझे किसी ने कहा 10 दिन में होगी, मेरे टीम मेंबर ये कह रहा है, और मैंने पिछले प्रोजेक्ट से जब डाटा देखा है तो उसमें मेरे पास एस्टिमेट हुआ है ये 6 डेज में होना चाहिए या 7 डेज में होना चाहिए। सो यू सी, या मेरे पास पिछले 6 प्रोजेक्ट का डाटा और हर दफा 7 डेज में ही हुआ है। ये वो बातें हैं, ये वो टूल्स हैं जो आपको एक्चुअल में हेल्प करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर का और कोई काम ही नहीं है एक्सेप्ट दिस प्रोएक्टिव अप्रोच, दैट्स इट। हम प्रॉब्लम ये है, मतलब जो हमारे जनरली हमें क्यों लगता है कि यार ये कहाँ कहाँ या क्या क्या करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, वो इसलिए कि हमारे प्रोजेक्ट्स हमेशा मैसीज होते हैं और हम प्लान करने किए बगैर बस हल्का सा बहुत भी हो ना, प्लान का मतलब हम क्या कहते हैं, यार स्केड्यूल बताओ, इतने दिनों में ये हो जाएगा, इतने दिनों में ये हो जाएगा, बस दैट्स इट। ये हमारा प्लान, टोटल प्लान इतना होता है। हम कोई एक पेज नहीं लिखते हैं, वो जो मैनेजमेंट प्लान, वो जो चेंज मैनेजमेंट प्लान, वो नहीं लिखते हम। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये सारे काम तसल्ली से कर लेना तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास बड़ा टाइम होता है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन दानिश, ओपीएस जी वाला। सर। अच्छा, नाउ एस्टिमेट्स मस्ट बी रियलिस्टिक थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ, और हम बार बार रीएस्टिमेट करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर हैज अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जैसे अपनी टीम से उसने लिए हैं एस्टिमेट, उनको चेक किया, और अब इसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि खुद भी कोई पैडिंग ना करे, मैनेजमेंट को जो बताए वो भी उसी तरह रियलिस्टिक बताए। ठीक, कि जितने भी एक्यूरेट एस्टिमेट है वो जिस हद तक मुमकिन हो वो एक्यूरेट बताए, और फिर उसको सीरियस ले, उसकी इंटीग्रिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट मेंटेन रखे। फिर आगे जितनी बातें हैं वो पैडिंग के बारे में, और पैडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, आई हैव कवर्ड दिस पॉइंट इन डिटेल। ठीक है, बिल्कुल शुरू में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये क्या है। सो पैडिंग के केस में आपने माइंड में रखना है कि हम पैडिंग के थ्रू नहीं अपने अनसर्टेनिटी को हैंडल करते हैं, रादर हम रिस्क मैनेजमेंट एंड रिजर्व्स के थ्रू करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, आप रेंडमली पैड करके बताएंगे और वो एक्टिविटी उससे पहले या लेट खत्म होगी, तो आप अपना ट्रस्ट लूज करते चले जाएंगे। वक्त के साथ साथ जो कुछ आपने प्लान बना के दिया होगा, स्पॉन्सर को भी, टीम मेंबर्स को भी, सबको ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो कुछ लिखा हुआ है या जो कोई प्लान है, दिस इज जस्ट अनरियलिस्टिक थिंग, इन ये ट्रस्ट वर्दी है ही नहीं। तो फिर आपको, जब आपने फेक ही चीजें बनानी है फिर प्लान क्यों बनाने हम? फिर प्लान बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब मैंने एक चीज शुरू में ही इस तरह रखी है कि यार ये ओरिजिनल नहीं है, ये फेक नहीं है, तो प्लान बनाने का फायदा क्या है? हमें पता है जो फॉलो होना है वो कुछ और है, प्लान तो हमने डमी सा बनाया। एक बात, दूसरा आपका ट्रस्ट लूज हो जाता है, तो आपने ये काम कभी भी नहीं करना। अच्छा जी, सॉरी, अनसर्टेनिटी के बारे में हम मजीद रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, बट जो चीजें अनसर्टेन है ना, इसको हम कहते हैं, अगर बिल्कुल ही अनसर्टेन है तो हम उसको कहते हैं कि अननोन अननोन है ना, तो वी विल ट्राई कि यार अननोन अननोन को नोन अननोन बना दें। हम जितने हिडन रिस्क हैं उनको अनकवर करें, उस अनसर्टेनिटी को अनकवर करें। मसलन मैं आपको एक दो टेक्निक्स अभी बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस तरह कह रहा हूँ। अगर मैं प्रोटोटाइपिंग करता हूँ, एक चीज है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट को एलिमेंट बनाना है, मुझे कोई प्रोडक्ट बनानी है जो मैंने पहले नहीं बनाई हुई, या उसको लार्ज स्केल पे बनाने से पहले आई वुड लाइक टू मेक अ मॉडल फॉर दिस, एक प्रोटोटाइप। अब ये प्रोटोटाइप बनाने का मकसद क्या होता है कि यार मुझे एक क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे करना क्या है। तो इस काम को करते हुए जब मैं मॉडल बनाऊंगा, इवन अगर मैं उसकी ड्राइंग भी बना लेता हूँ, तो वो ड्राइंग बनाने से भी आपको वो जो एम्बिग्यूटी है वो दूर हो जाती है काफी हद तक। उसके बारे में आप पढ़ें, एक्सपर्ट लोगों से डिस्कस करें, इवन अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है ट्रेनिंग ले, और अपनी एम्बिग्यूटी को दूर करें। उस एम्बिग्यूटी को दूर करने की वजह से आपको खुद ही वो जो अननोन अननोन है चीजें आप पे खुलना शुरू हो जाएगी। सो ये हम पढ़ेंगे अगेन, जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में। अच्छा जी, पैडिंग और क्रिएटिंग रिजर्व में बड़ा डिफरेंस है, दोनों के बारे में आपने बिल्कुल क्लियर होना है।
अब हम आते हैं एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन की तरफ। और जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट में टीम, आइडियल केस तो ये है कि वो बनाए, लेकिन समटाइम्स हमारे उस वक्त तक हमारे पास टीम नहीं होती है, तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम या जो प्लानिंग टीम है, जो अभी प्लानिंग के वक्त हमारे साथ है, हम उनके साथ मिलकर ये काम करें। अच्छा, इनपुट में मुझे क्या कुछ चाहिए होगा? मुझे एक्टिविटीज को एस्टिमेट करना है, तो मुझे एक्टिविटीज की लिस्ट तो पहले मिले। वो जब लिस्ट मिलेगी, फिर उसके साथ उन एक्टिविटीज पे लीड, लैग, डिपेंडेंट एक्टिविटीज, और प्लस अगर मुझे रिसोर्सेज का डाटा भी मिल गया है, उस वक्त तक एस्टिमेट हो गया कि कितनी रिसोर्सेज इस पर डिप्लॉय होगी, तो उनको सामने रखते हुए मैं एक्टिविटीज के ऊपर एक इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन एस्टिमेट निकाल सकता हूँ। अच्छा, फिर अगर अगर मुझे कोई लीड अप्लाई करना है और लैग अप्लाई करना है, तो वो भी मुझे अपने ड्यूरेशन एस्टिमेट में इंक्लूड करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, मैंने एक्टिविटी लगाई, यार इसके 7 दिन लग रहे हैं, दूसरी एक्टिविटी के 6 दिन लग रहे हैं, वो जो अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, तीसरी को 8 दिन लग रहे हैं, चले सम अप कर लें। अब दरमियान में इस एक्टिविटी और इस एक्टिविटी के दरमियान में 3 दिन का लैग है। अगर मैं ये फैक्टर इंक्लूड नहीं करता, तो मेरा ड्यूरेशन कुछ ज़रा एक अनरियलिस्टिक ड्यूरेशन आएगा। और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे लीड लगाओ और मैं इस एक्टिविटी को पैरेलल में कर रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि 7 दिन इसके लगने हैं, 6 दिन इसके लगने हैं। ऐसा नहीं है, ये तो चौथे दिन स्टार्ट हो रही है, तो 7 इसके लगने हैं, तो 3 दिन ये प्लस 3 दिन ये, तो ओवरऑल मेरे पास 10 डेज लगेंगे अगर मैं इन दो की बात करता हूँ। लेकिन अगर मैं सिंपली ऐड करता हूँ तो 13 डेज लग रहे हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो मुझे लीड लैग की भी माइंड में रखना है। अजम्पशन लॉग, लेसन लर्न रजिस्टर और आगे अगर इस रजिस्टर, तो इनको आपने देख लेना है। अब कुछ बातें हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड, ये हम रिसोर्स वाले मैनेजमेंट नॉलेज एरिया में पढ़ेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट नॉलेज में, बट मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया सबका आपको देता जाऊंगा। यहाँ पे 3 है, एक अगली स्लाइड पे शायद हो। एक है रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, एक है रिसोर्स रिक्वायरमेंट, और तीसरा आगे होगा रिसोर्स असाइनमेंट्स। अच्छा, अब पहली बात, जहां पे भी ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आए ना, आपने एक चीज याद रखनी है कि भाई इंडिविजुअल लिस्ट इसके अंदर नहीं है। मसलन अगर मैं कहता हूं ना रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, तो आरबीएस उसे हम कहते हैं। रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास रिस्क की कैटेगरीज हैं, लाइक टेक्निकल रिस्क, टेक्निकल के अंदर भी लेट्स से मैकेनिकल रिस्क, इलेक्ट्रिकल रिस्क, इस तरह कैटेगरीज हैं, बट एक्चुअल रिस्क नहीं लिखे हुए, लिस्ट ऑफ रिस्क नहीं है। ये ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि ये जर्नल कैटेगरीज की एक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल इसी तरह हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी पढ़ा, और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा, आखिरी वर्क पैकेज है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज इसके अंदर शामिल नहीं थी। सो रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर भी आप ये देखेंगे कि आपका कैटेगरीज जो है ना, जितनी डिफरेंट टाइप की रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की बाय कैटेगरी ये एक स्ट्रक्चर आपको मिलता है। रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आपको हर एक्टिविटीज के ऊपर जो रिसोर्सेज चाहिए, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे फिजिकल रिसोर्स हो, और किस क्वांटिटी की चाहिए, किस ग्रेड या क्वालिटी की चाहिए, या अगर ह्यूमन रिसोर्स है तो किस एक्सपीरियंस एंड स्किल लेवल की चाहिए। ठीक है, या एस्टिमेट आपने की है, ये आपकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। और तीसरा है रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्स असाइनमेंट्स है तीसरी चीज, वो अगली स्लाइड पे है, प्रोजेक्ट टीम असाइनमेंट। उसके अंदर आप क्या करते हो कि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, ये प्लानिंग के अंदर ये डॉक्यूमेंट नहीं बनता। प्लानिंग के अंदर तो हमने बताया कि यार जर्नल नाम रखे कि मुझे 2 कोडर चाहिए होंगे जो कोडिंग करेंगे, 2 मुझे कंटेंट राइटर चाहिए होंगे जो राइटिंग करेंगे, 2 टेस्टर चाहिए होंगे जो टेस्टिंग करेंगे, या 2 मिस्त्री चाहिए होंगे, 2 मजदूर चाहिए होंगे, and so on। अब वो 2 हैं कौन से एक्चुअल में? जब पूरा प्लान बन जाएगा और मेरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग में एंटर होगा, जैसे ही एग्जीक्यूटिंग में एंटर होगा, तो मैं टीम को एक्वायर करूंगा, एक्वायर रिसोर्सेज वाला जो प्रोसेस था एग्जीक्यूटिंग के अंदर, वहां पे। अब जब वो टीम मेंबर्स भी आएंगे, बाकी रिसोर्सेज भी आएंगे, तो मैं उनको उनकी ड्यूटीज असाइन कर दूंगा कि भाई ये जो कोडर हैं, अब कोडर की जगह वहां पे लिखा होगा अरकम नासिर, राइटर की जगह लिखा होगा दानिश मिर्जा, टेस्टर की जगह लिखा होगा उमर ख्वाजा। तो मैंने वो रिसोर्सेज असाइन कर दी टू डू दैट एक्टिविटीज, या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दिए, तो इसको हम कहते हैं टीम असाइनमेंट। ये सारे का सारा डाटा मुझे अफेक्ट करता है मेरी एक्टिविटी के ड्यूरेशन को।
अब लेट्स से मेरे पास कंस्ट्रेंट ये है कि मेरे पास एक महीने में मैक्सिमम 4 कोडर हो सकते हैं, ठीक है? और वो जो मेरा रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, वो मुझे बता रहा है कि मुझे लेट्स से 5 कोडर चाहिए। अब आप सोचें कि मेरे पास हो ही 4 सकते हैं, इसका मतलब है मुझे कुछ एक्टिविटीज़ पहले मंथ से आगे शिफ्ट करनी पड़ेगी। सॉरी। फिर ये रिसोर्स कैलेंडर भी उसी के साथ है कि मेरे पास रिसोर्सेज कब कब कौन सी रिसोर्स अवेलेबल होगी और कब कब कौन कौन सी रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगी। मसलन कुछ टीम मेंबर्स मेरे रात को डिफरेंट टाइमिंग्स में काम करते हैं, उनका कैलेंडर हो रहा है, उनका टाइम जोन हो रहा है। अच्छा, फ्राइडे को जो मेरी अरब कंट्रीज में जितनी भी टीम है वो अवेलेबल नहीं होती है, छुट्टी होती है वहां पे। अच्छा, दिसंबर का आखिरी हफ्ता मेरे पास तमाम यूरोप यूएस के जितने भी इलाके हैं इनमें मेरे पास टीम मेंबर्स नहीं होते। तो हर रिसोर्स का अपना कुछ कैलेंडर होता है, कुछ टाइम पे वो अवेलेबल होते हैं, कुछ पे नहीं होते। आई हैव टू कंसीडर दैट पॉइंट एज वेल। ऑब्वियसली मैं ऐसे ही ड्यूरेशन का एस्टिमेट नहीं लगा सकता, ठीक है? जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं इसको बिल्कुल प्लेन अल्फाज में बताऊं तो वो क्या है, मुझे ये बताएं कि जैसे हमारे यहाँ ईद डेज में आपको ये अमूमन आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को, घर वाले वाले को बात करें ना, तो कहेंगे यार वो छुट्टी गए थे ईद की, 15 दिन हो गया वापस ही नहीं आए। अब ये रिसोर्स कैलेंडर्स, उन हर रिसोर्स का अपना एक कैलेंडर होता है। कैलेंडर के बारे में दो बातें, एक हम कहते हैं प्रोजेक्ट कैलेंडर। प्रोजेक्ट कैलेंडर क्या होता है? प्रोजेक्ट कैलेंडर ये होता है कि मैंने मेरे वर्किंग डेज क्या, मैंने हफ्ते में 2 छुट्टियां करनी है, एक करनी है। मेरे वर्क आवर्स क्या है, 9 to 5 है, मेरे पास ओवर टाइम है या नहीं है। फिर 14 अगस्त की छुट्टी है, ईद की छुट्टी है, रबी अव्वल की छुट्टी है, मुहर्रम की छुट्टी है, ठीक है? ये जितनी जितनी छुट्टियां हैं, ये जो मैं कश्मीर की है, 1 मई की है, एंड सो ऑन, ये सारी की सारी छुट्टियां मैं अपने कैलेंडर में एंटर करता हूँ सबसे पहले। मैं अगर अपना स्केड्यूल बना रहा हूँ मेरा सॉफ्टवेयर में, तो सबसे पहला काम ही मैं ये करूंगा कि मैं अपना कैलेंडर डिफाइन करूंगा, मेरे प्रोजेक्ट पे क्या टाइमिंग्स, क्या डेज फॉलो होंगे। अच्छा, अगर मैं आपको उस दिन मैंने आपको दिखाया था, जस्ट जस्ट लेट मी चेक अगर वो ओपन है, नहीं अभी नहीं है। एमएस प्रोजेक्ट की आप कोई भी फाइल ओपन करें तो लेट्स से वहां पे इस तरह 3 एक्टिविटीज है, एक एक्टिविटी ये लिखी हुई है, एक ये लिखी हुई है और ये तीनों मिल के लेट्स से ये वाला वर्क पैकेज बनाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6 डेज, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 डेज, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 डेज लेट्स से। और इस एक्टिविटी की स्टार्टिंग डेट लिखी हुई है 5 अक्टूबर, इसके 4 अक्टूबर, इसकी 2 अक्टूबर। आप जैसे ही अपना कैलेंडर शिफ्ट करते हो और यहाँ पे एंड डेट वो आपको खुद कैलकुलेट कर देता है। और इस ओवरऑल ये जो वर्क पैकेज है जिसमें ये तीनों काम होने हैं, इसकी भी वो स्टार्ट एंड एंड डेट खुद ही कैलकुलेट करता है। लेकिन जैसे ही आप अपने वर्क आवर्स या हफ्ते में 5 छुट्टियां करके देखेंगे ना सॉफ्टवेयर पे, तो आप देखिएगा कि ये अब आपके डेट और वो खुद ही चेंज हो जाएगा। सो दिस इफेक्ट्स यू। एक बात ये तो है ओवरऑल प्रोजेक्ट पे जो कैलेंडर फॉलो होगा। इसके अलावा हर रिसोर्स का अपना भी एक कैलेंडर होता है। जैसे आप में से कुछ लोग लेट आवर्स में काम करते हैं, कुछ अर्ली आवर्स में काम करते होंगे, कुछ जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल टीम है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइम जोन चल रहे होंगे एंड सो ऑन। सो यू नीड टू कंसीडर ऑल दीज थिंग्स जो आप एक्टिविटी को ड्यूरेशन एस्टिमेट करो। और रिस्क रजिस्टर के बारे में आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन डिटेल। अब प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल है एस्टिमेटिंग के अंदर? हम कह रहे हैं बार बार कि यार टीम मेंबर जो है वो बताएंगे, तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट मैनेजर पहली बात, जैसे हमने एक बात की कि वो चेक करेगा, सैनिटी चेक करेगा कि जो कुछ उसको एस्टिमेट दिया जा रहा है उसके अंदर पैडिंग नहीं है, एक बात। फिर टीम मेंबर को वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन देगा जिसको सामने रख के वो एस्टिमेट लगाएंगे। लाइक अब मैं अगर टीम मेंबर्स को ना बताऊं हमारे पास ओवरऑल बजट कितना है, हमारे पास रिसोर्सेज कितनी अवेलेबल हैं, तो वो टीम मेंबर कैसे एस्टिमेट लगा सकते हैं? इट डिपेंड्स। अगर मैं उनको ये ना बताऊं कि भाई आपने मशीन के जरिए, एक्सीवेटर के जरिए खुदाई करनी है या हाथों से करनी है, तो जाहिर है वो कभी भी नहीं बता सकते एक्टिविटी, इस एस्टिमेट का एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना होगा। सो आई नीड टू टेल देम। इसी तरह मैंने अपनी सॉइल का एक सर्वे किया था और उस सर्वे में मुझे पता चला था कि नीचे जमीन रॉकी है, उसके अंदर काफी मतलब रॉक्स, पत्थर पथरीली सी है। अब इसको अगर मुझे खुदाई करना है तो एक रॉक अगर आ गई तो उन्हें भी मेरा बहुत टाइम ले लेगी। अगर नहीं है तो मुझे शायद बहुत जल्दी मेरा वो बेसमेंट वाला खुदाई हो जाए। तो अब ये कैसे होगा? मुझे ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उन लोगों को प्रोवाइड करनी है। इससे पहले मेरे पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है मैं उनसे शेयर करूंगा। और फिर जिन्होंने काम करना है उनको हम ये अलाउ करें, जो वो अपने
एस्टिमेट्स जो है ना, वो कितने उनके बताएं या गाइड करें, उनके एस्टिमेट एस्टिमेट कितने एक्यूरेट होंगे। और वो जो मैंने आपको कल बताया था कि कितने प्लस माइनस 2% तक एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि जितनी एक्यूरेसी आप उनसे मांगेंगे उतना उस एस्टिमेट को बनाने का टाइम, एफर्ट और कीमत ज्यादा लगेगी। सो हम एक खास लेवल पे आके छोड़ देते कि यार इससे ज्यादा एक्यूरेसी जो है ना बहुत टाइम लगेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में जाके पहले पूछे, इतना टाइम नहीं है। सो प्लस माइनस एक जनरल आइडिया ले लेते हैं समटाइम्स। बाज दफा एक्यूरेसी चाहिए होती है आपको। अच्छा, फिर रिजर्व्स कैसे होंगे वो हमने रिस्क मैनेजमेंट में बात की भी है, लेकिन बात फिर भी हम करेंगे। फिर मेक श्योर अजम्पशंस मेड ड्यूरिंग एस्टिमेट्स आर रिकॉर्डेड। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ एस्टिमेट। बेसिस ऑफ एस्टिमेट क्या है कि मैं जब कह रहा हूँ कि यार ये 4 दिन लेगा, मैं किन बेसिस पे कह रहा हूँ। या मैं अगर कहता हूँ कि यार ये ट्यूसडे को खत्म होगा, तो मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, मैं इस एजम्पशन पे कह रहा हूँ कि यार 2 दिन वीकेंड से पहले, 2 दिन वीकेंड के बाद। कोई ऐसी अजम्पशन मैंने साथ लगाई हुई तो बताऊंगा। या मैं कहता हूँ कि यार 5 डेज में होगा, वो क्यों जी, फ्राइडे हमारा हाफ डे है, ये किसके पीछे का assumption होगी। ठीक है, तो ये जो बेसिस ऑफ एस्टिमेट है, वी मस्ट राइट इट एक अलग डॉक्यूमेंट में। सो अगर मैं कहूँ कि जो एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज है, इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स। एक्सपर्ट जजमेंट का आपको पता है, मीटिंग्स का आपको ऑलरेडी पता है, और डिसीजन मेकिंग के बारे में भी वी हैव कवर्ड ऑलरेडी कि डिसीजन मेकिंग के 2 टेक्निक्स हैं, आपको याद है। एक टेक्निक है हमारे पास मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, और दूसरी टेक्निक है वोटिंग। अच्छा, ऑल्टरनेटिव एनालिसिस में भी आपके पास एक काम को करने के 2 तरीके होते हैं, और वो तरीका आप सामने रख के एस्टिमेट करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, आपने हाथों से खुदाई करनी है या आपने एक्सकवेटर यूज करना है, आपने क्या करना है, मैनुअल करना है, सॉफ्टवेयर यूज करना है। ठीक है, तो उससे ऑब्वियसली आपके एस्टिमेट को फर्क पड़ता है। अब जो हम बातें कर रहे हैं वो है एनालॉगस, पैरामीट्रिक, 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग, बॉटम अप एस्टिमेटिंग, इसका हम जिक्र करेंगे। और इसमें थोड़ा सा ना, स्पेशली जो मेरे पास 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग वाला टॉपिक है, ये काफी मतलब जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी हुई है वो भी शायद अभी तक भूल चुके हो इसको, उसको एक दफा हम रिवाइज करेंगे। और फॉर उमेर ऑब्वियसली दिस वुड बी न्यू, एंड फॉर अदर्स जो उसमें आगे जी। अब हम आते हैं, हमने एक बात कही कि यार एस्टिमेट कैसा होना चाहिए। अगर तो मैं किसी को 1 पॉइंट एस्टिमेट देता हूँ, 1 पॉइंट एस्टिमेट का मतलब है एक वैल्यू मैं बताऊंगा, कॉस्ट का है तब भी और स्केड्यूल का तब भी। मैं कहूंगा सर 83 डेज लगेंगे, या सर 10 लाख लगेंगे, या 10,000 लगेंगे। ये जो सिंगल एस्टिमेट है ना, इसके साथ ये आप प्रोवाइड करते हो, इसका फायदा है, जरूर फायदा। फायदा ये है कि आपको ना एक जनरल आइडिया या ओवरऑल चीजों के बारे में पता तो चल जाता है। और नेटवर्क डायग्राम के अंदर स्पेशली, अगर जैसे मैंने कहा कि इस तरह मेरे पास एक एक ड्यूरेशन लिखा हुआ, 7 डेज ये लेगा, 8 डेज लेगा, तो इट्स इजी टू कैलकुलेट, इट्स इजी टू फाइंड द ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। लेकिन ये एस्टिमेटिंग, 1 पॉइंट एस्टिमेटिंग, सिंगल जो पॉइंट आप एस्टिमेट लेते हो, ये ना अनसर्टेनिटी वाले फैक्टर को इग्नोर कर देता है। और अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर व रिस्क होता ही होता है वहां पे प्रोजेक्ट पे। तो ये जो अनसर्टेनिटी है उसको ये एड्रेस नहीं करेगा। और एज अ रिजल्ट जब आप किसी को कहोगे ना सर ये 357 डेज लगेंगे, तो वो भी हंसेंगे कि यार फॉर गॉड सेक, एक पूरा साल है और आप एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं कह रहे हो, कैसे। सो नो बडी वुड बिलीव दिस, एक बात। दूसरी बात, फिर जो एस्टिमेट दे रहे होंगे वो पैडिंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने उनको मार्जिन ही छोड़ा एस्टिमेट को एड्रेस करने का। सो इसलिए 1 पॉइंट एस्टिमेटिंग जर्नली वो रिलायबल नहीं होती है। और उसकी एग्जांपल आपके सामने है कि इस तरह हम कहते हैं कि एक्टिविटी ए 27 डेज लेगी, बी 60 डेज लेगी, सी 44 37। तो ये आपको ये बोलते हुए भी अनरियलिस्टिक लग रहा है कि यार प्लस माइनस कुछ तो होगा ना, इतना तो हम क्लैरिटी के साथ नहीं कर सकते। कुछ तो किसी एक्टिविटी के अंदर रिस्क होगा, अनसर्टेनिटी होगी। ओके, अच्छा, सो इसके अंदर मैंने कहा कि 1 पॉइंट एस्टिमेट के अंदर लोगों को पैडिंग करने का फिर मजबूरी हो जाती है उनकी। फिर नो बडी वुड प्रोवाइड क्या कहते हैं, ट्रस्ट, कि यार ये वाकई इस तरह है, ऐसा मुमकिन भी है। और दूसरी बात, वो जो अनसर्टेनिटीज हैं या रिस्क है वो वहाँ पे इग्नोर हो जाएगा। अब इसको एड्रेस करने के लिए हम 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग करते हैं। 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग बेसिकली क्या है, ये है 3 तरह के सिनेरियो में आपका एस्टिमेट क्या होगा। 3 तरह के सिनेरियो में, एक को हम कहते हैं कि एक पेसिमिस्टिक एस्टिमेट है। पेसिमिस्टिक एस्टिमेट का मतलब है वर्स्ट केस सिनेरियो।
सॉरी मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। पेसिमिस्टिक मिस्टिक एस्टिमेट का मतलब है वर्स्ट केस सिनेरियो, नेगेटिविटी के साथ। अगर सब कुछ भी बुरा हो गया तो मैक्सिमम लेट्स से 20 डेज लगेंगे। ये है वर्स्ट केस सिनेरियो, पेसिमिस्टिक एस्टिमेट के वर्स्ट कम वर्स्ट मेरे 20 डेज लगेंगे। एक है ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, कि अगर सब अच्छा हो गया, सुबह सिग्नल भी खुले मिले और वगैरह वगैरह सारी चीजें, वो है मेरा बेस्ट केस सिनेरियो। और बेस्ट केस सिनेरियो मैं कहता हूँ लेट्स से 12 डेज लगेंगे। ये है मेरे पास दो एक्सट्रीम्स। तीसरी जो चीज है उसको हम कहते हैं मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली वो सिनेरियो है कि जिसका आम हालात में, मतलब बहुत कुछ बुरा भी ना हो और सब कुछ अच्छा भी ना हो, आम हालात में मेरा कितना एस्टिमेट होगा, लेट्स से वो 15 दिन है। ये लाजमी नहीं कि इन दोनों के दरमियान हो, डिपेंड करता है। बाज़ दफा इस तरह होता है ना कि अगर काम फंस जाए, एनओसी फंस जाए तो महीना ऊपर चला जाएगा, ना फंसे तो 5 दिन का काम है। बाज़ दफा इस तरह फर्क होता है। सो मैं ये कहता हूँ कि मोस्ट लाइकली यानी कि आम हालात में ज्यादातर चांस जो अमूमन होता है वो ये होता है, लेकिन अगर चीजें बहुत अच्छी होना शुरू हो जाए तो ये है। और बहुत ये है मेरे पास 3 पॉइंट एस्टिमेट, और ये 3 पॉइंट एस्टिमेट उस अनसर्टेनिटी को एड्रेस कर रहा है। अब ये 3 पॉइंट एस्टिमेट है, एक एक्टिविटी है, उसके बारे में 3 एस्टिमेट आए हुए। ठीक है जी। जैसे ये है एक्टिविटी ए पे 47 भी लग सकते हैं, पेसिमिस्टिक सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, और बहुत अच्छा चीजें साजगार हुई तो 14 डेज लगेंगे जस्ट, और मोस्ट लाइकली इन जनरली 27 डेज लगते हैं। अब मैंने आपको कहा कि यार मेरे पास प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमने जब कैलकुलेट करने हैं तो हमने एक्टिविटी के साथ ड्यूरेशन लिखना है। तो अब तो 3 पॉसिबल ड्यूरेशन है, मैं कौन सा लिखूंगा? इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैं इन तीनों की एवरेज ले लूं। एवरेज लेने का तरीका क्या होता है कि मैं तीनों को प्लस करूं और डिवाइड कर दूं 3 से। ठीक है, तो ये मेरे पास एवरेज आ जाएगी 47 प्लस 27 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3। तो ऑन एवरेज मैं कहता हूं इस एक्टिविटी पे कितना टाइम लगेगा ये आ जाएगा। इसको हम कहते हैं सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में हम करते क्या है कि हमने हर मोस्ट लाइकली जो चीज है उसके भी होने का चांस 1 टाइम है, पेसिमिस्टिक के भी होने का चांस 1 टाइम है, और ऑप्टिमिस्टिक के भी होने का चांस 1 टाइम है। तो हमने कहा 1 टाइम इसका, 1 टाइम इसका, 1 टाइम इसका डिवाइडेड बाय 3 कर लो। जो पेसिमिस्टिक जो जो हमने ये काम किया, ये हमने सबको बराबर की वेटेज दे के दिया, इक्वल वेटेज दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि मोस्ट लाइकली की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो हम कहते हैं कि यार मोस्ट लाइकली के होने का चांस 4 टाइम्स है बाकियों से, पेसिमिस्टिक का होने का चांस 1 टाइम है, और ऑप्टिमिस्टिक के होने का टाइम भी 1 टाइम है। इसका मतलब यह है कि अगर 6 दफा मैंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया या इस एक्टिविटी ए को कंप्लीट किया तो 4 दफा तो ऑलमोस्ट ये लगेगा, एक दफा 47 लगेगा, एक दफा 14 लगेगा। ये एक जर्नल आप कहने के फॉर्मूला है। इट इज बेस्ड ऑन अ टेक्निक, विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन वेटेड एवरेज में हम डिफरेंट वेट असाइन कर रहे हैं। पेसिमिस्टिक को हम 1 वेटेज इसकी दे रहे हैं, मोस्ट लाइकली को हम 4 टाइम्स वेटेज दे रहे हैं, और ऑप्टिमिस्टिक को 1 टाइम दे रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो मेरे पास वेटेड एवरेज है उसमें मैं डिवाइडेड बाय 6 करूंगा, 1 प्लस 4 प्लस 1, टोटल 6 दफा है। तो बेसिकली मैं कर ये रहा हूँ 47 प्लस 4 दफा 27, कि 4 दफा ऐसा हुआ कि 27 हुआ, एंड देन एक दफा ऐसा हुआ कि 14 हुआ, तो डिवाइड बाय 6। तो इसकी एवरेज वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज से मुराद ये कि मैंने डिफरेंट वेट असाइन किया मोस्ट लाइकली को एज कंपेयर टू द पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। खैर, ये 2 मेथड है, इनके बारे में अब हम आगे बात करते हैं। जो मेरे पास सिंपल एवरेज है, सिंपल एवरेज को हम कहते हैं ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको जो टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ वो फिलहाल एक जर्नल आइडिया, क्योंकि ना रिस्क मैनेजमेंट में ये डिस्ट्रीब्यूशन आएंगी, आई वांट कि एक जर्नल स्केच आपके माइंड में आ जाए। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशंस, ये अच्छी तरह याद रखिएगा, मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म्स में बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपका जो डेटा है उसकी रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल। सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आपका डेटा है जो भी, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।
मसलन एक क्लास है, उस क्लास के अंदर लेट्स से 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स में मैं कहता हूँ 20 स्टूडेंट ऐसे हैं, लेट्स से यहाँ पे मैंने बल्कि इधर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नंबर है 5, 10, 15, 20, लेट्स से 25, 30। तो ये मेरे पास डिफरेंट मतलब लिखा हुआ है। यहाँ पे उनके नीचे एक्स एक्सिस पे उनके मार्क्स हैं। तो मैं कहता हूँ 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 70 मार्क्स लिए। यहाँ पे 70 है, ठीक है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे लेट्स से 80 है, यहाँ पे 85 है एंड सो ऑन। और इसी तरह यहाँ पे 65 मार्क्स हैं, यहाँ पे 60 मार्क्स हैं एंड सो ऑन। अब यहाँ पे चलें 50 कर लेते हैं, आसान है। अब मैंने कहा कि 20 स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट उनका जो स्कोर था वो था, इट वाज बिटवीन लेट्स से 67 टू 73। इस वाले कॉलम में 20 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे 20। ओके फाइन। 5 का या मैं कहता हूँ जी 10 का जो आया वो आया बिटवीन आइदर, वो थे यहाँ पे, सॉरी 10 यहाँ पे, और 10 ऐसे थे जो 75 और 80 के दरमियान दरमियान थे। इसी तरह कुछ बहुत लायक भी थे। 5 एक ऐसे थे जो 80 से 85 तक गए, यहाँ पे 5 है। और इसी तरह 5 ऐसे बहुत ही ज़हीन थे जो 50 से 55 पे आ गए। तो अब ये जो डाटा है, ये डाटा मेरा था कि कितने स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए। उस डाटा की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनी वो ये बनी। मैं अगर इसको ऐसे मिला दूं तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है ये। इस शेप को हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिस्ट्रीब्यूशंस डिफरेंट टाइप की है। ये जो मैंने ड्रॉ की है इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जनरली ऐसे ही होता है कि जो एवरेज स्कोर है वो लेने वाले ज्यादा लोग होते हैं। अगर मैं इसको सैलरीज की बात करूं तो सैलरीज के केस में भी ऐसा होगा। एज की बात करूं तो एज भी एक एवरेज एज लेट्स से 60 इयर्स है, तो ज्यादातर 60 इयर्स वाले होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो पहले चले जाते हैं, कुछ ऐसे जो बाद में जाएंगे, बट जो ज्यादा मेजोरिटी होती है दरमियान होती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली ऐसा ही होता है। बट इसके अलावा भी डिस्ट्रीब्यूशन है। मसलन कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है जिसमें मैं कहता हूँ कि यार, मैं प्रीवियस डाटा उठाता हूँ, मैं कहता हूँ यार या तो उस चीज पे 15 दिन लगे हैं या उस चीज पे 5 दिन लगे हैं। अगर तो फर्स्ट गो में वो चीज एनओसी मिलना है ना तो 5 दिन में, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं तो फिर 15 दिन में होता है। अब दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं इस डाटा की, या 15 दिन है या 5 दिन है। तो मैंने जब पुराना डाटा उठाया तो या वैल्यू 5 दिन आ रही है या 15 दिन आ रही है। तो अब यहाँ पे अरे दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। यहाँ पे मैं अगर कहूँ ये 5 डेज है और ये 15 डेज है, तो या 5 पे वैल्यू है या 15 है। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी डाटा को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ये शेप भी, लेकिन ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। बिल्कुल इसी तरह एक ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ट्रायंगुलर के अंदर 3 डिफरेंट वैल्यूज होती है। ट्रायंगल ऑब्वियसली या पेसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है या मोस्ट लाइकली है। सॉरी, ये मोस्ट लाइकली मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा होने का चांस मोस्ट लाइकली है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे आ जाते हैं पेसिमिस्टिक वाले, कुछ यहाँ पे आ जाते हैं लेट्स से ऑप्टिमिस्टिक वाले। इस डाटा की शेप ये बनती है, इसको मैं कहता हूँ ये ऑप्टिमिस्टिक, और सॉरी ये ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मैं सिंपल एवरेज लेता हूँ, और सिंपल एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया पहले ही, पेसिमिस्टिक प्लस ऑप्टिमिस्टिक प्लस मोस्ट लाइकली डिवाइडेड बाय 3। इसका दूसरा नाम सिंपल एवरेज भी है, और ये सबको इक्वल इक्वल मतलब इक्वल वेटेज दे रहा है। सो अगर मैं इन्हीं एक्टिविटीज को, ये जो 3 पॉइंट एस्टिमेट है, इसको मैं सिंपल एवरेज के थ्रू करूं तो मैं कहूंगा 47, सॉरी 47 प्लस 1 टाइम 27 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3। ये मेरे पास सिंपल एवरेज है। लेकिन दूसरी मैंने आपको कहा वो वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको एक और डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। अच्छा, पहले ये एक्सरसाइज अगर आप कर लें, वी हैव 5 मिनट्स, जल्दी जल्दी करते हैं। 10 मिनट्स अभी मेरे पास मेरा ख्याल होंगे, हाँ 7 मिनट्स है। तो आप मुझे ज़रा ये बताइए कि
ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं 47 प्लस 27 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3 क्या आंसर आएगा? जाग जाओ जाग जाओ। 89 39 29.33 सिंपल एवरेज। तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना है। अपने तौर पे कर लीजिएगा, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उससे पॉज करके पहले ये कर लीजिएगा। अच्छा, अब आगे आते हैं। दूसरा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिस इज एन अदर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक टेक्निक है जिसको हम पर्ट कहते हैं, प्रोग्राम एवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक। 1950s के अंदर 1950s के अंदर एक यूएस नेवी का प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में उन्होंने अपने ड्यूरेशंस के एस्टीमेट के लिए फर्स्ट टाइम ये टेक्निक यूज की, प्रोग्राम एवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक, बेस्ड ऑन सम डाटा। वो डाटा की वजह से उन्होंने देखा कि यार ये तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बनती है, और उस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ने दे फाउंड कि मोस्ट लाइकली की वेटेज 4 टाइम्स। ठीक है। और ये जो पर टेक्निक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब अलग से एक सब्जेक्ट के या एक फील्ड के तौर पे इमर्ज हो रही थी, तो पर्ट उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ही कहीं यूज होती थी और कहीं नहीं यूज होती थी। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इजाद है एक तरह से आप कह लें। सो पर्ट इज वन ऑफ दोज फाउंडेशनल टेक्निक्स जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड के आगाज से ही साथ साथ चल रही हैं। खैर, प्रोग्राम एवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक यूएस नेवी का प्रोजेक्ट था, उसके लिए बनी, और उसमें उन्होंने कोई डाटा उठाया। उस डाटा की बेस पे उन्होंने कहा कि भाई मोस्ट लाइकली की वेटेज 4 होती है और बाकी की 1 होती है। उसका फॉर्मूला उन्होंने ये बना दिया। सो अब ये वो टेक्निक है जो ज्यादा बेहतर तरीके से वो जो अनसर्टेनिटी या रिस्क वाला फैक्टर है उसको एड्रेस करती है कि यार ज्यादा तो चांस है, मोस्ट लाइकली तो फॉर यू होगा, बट इफ एवरीथिंग गोज फाइन तो ये ऑप्टिमिस्टिक होगा, एंड इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग तो ये पेसिमिस्टिक होगा। तो वो जो अनसर्टेनिटी है मैक्सिमम वो मेरे पास आ जाएगी। ये तो होगी एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब इससे आगे जो चीज़ है वो मैं ऑब्वियसली बाद में करूंगा। एनीवेज, अब मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, बाकी मैं ग्रुप में अभी एक डिस्कशन करूंगा। सो आप लोग, मुझे ये लग रहा है कि मोस्ट ऑफ यू आर ओके विद 8 to 10 PM, इज इट राइट? जी सर। यस सर। दानिश, अकरम एंड फायद साहब, अगर आप इधर ही हैं। यस सर, राइट। ठीक जी हो गया। अच्छा, और बाकी भी मैं ख्याल में से हैं, तो अगर, और दूसरा ये 8:30 to 10:30 तो ठीक नहीं रहेगा, व्हाट डू यू से? या 8 लेट हो to 10 जाएगा? मेरे ख्याल से ठीक है। 8 to 10 ठीक है। अच्छा चलें, सो मोस्ट प्रॉब्ली यही लॉक हो जाएगा और हम यही करेंगे। दूसरा, बट स्टिल अगर कुछ लोग मॉर्निंग में जाना चाहेंगे तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा, उसमें मेरी एफर्ट ज़्यादा होगी। ज़रा मुझे 2 दफ़ा क्लास, वही लेक्चर सुबह भी और शाम को भी देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा वो टाइम मैनेजमेंट का इशू हो सकता है मेरे लिए। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि उसका ऑल्टरनेट ये हम सजेस्ट करें कि मैंने अभी लेक्चर दिया, मैंने गूगल ड्राइव पे रख दिया। आप जिन लोगों को जो रात को क्लास अटेंड नहीं कर सकती वो वीडियो देखें, और डे में कोई भी टाइम जो उनको सूट करता है, आधा घंटा पौना घंटा, तो वो हम लाइव डिस्कशन कर लेंगे कि सर मेरी ये पॉइंट समझ गया है। अच्छा, तीसरा जो है ना वो है मतलब ऑब्वियसली दैट वुड बी द लीस्ट ऑप्शन फॉर मी। ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल अगर आप में से कोई विड्रॉ करना चाह रहा है कि यार मैं नहीं करना चाह रहा, तो वो बेशक मेरे से अपने फीस ले ले और डिसकंटिन्यू कर दे। लेकिन अगर आप अपनी फीस साथ रखते हैं, मेरे पास ही रख देते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट किसी भी कोर्स में, इफ़ यू थिंक यार अभी आजकल मैं बिजी हूँ और मैं नहीं करना चाह रहा या नहीं कर पाऊंगा, तो आप लेटर ऑन नेक्स्ट किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर लें। वो आप चाहे ये कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, इवन ये ज्वाइन कर लेते हैं और आप एग्जाम देते वक्त कहीं बिजी हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं सर वो तो मैं नहीं कर सका, 3-4 महीने बाद यू कम बैक टू मी कि सर मैं नहीं दे सका था, तो अब आपका अगला सेशन कब है? तो वो अगला सेशन फॉर फ्री होगा हमेशा, वो तो फॉर लाइफ टाइम है ही है। तो चाहे आप अटेंड करें या ना करें, लेकिन इफ़ यू गेट द रिफंड, तो ऑब्वियसली एक तो रिफंड फौरन आपको नहीं मिलेगा, मुझे एकदम से अरेंज मैं कहाँ से करूँगा, बट पर्सनली ऐसा होता नहीं है। इस क्लास के अंदर बहुत सारे लोग डिफरेंट रेफरेंसेस से आए हैं, तो मैं सिर्फ ये उन लोगों का ख्याल रखते हुए ये काम कर रहा हूँ कि अगर आपको रिफंड चाहिए तो यू मे आस्क फॉर इट। ये मैं सबके लिए रिकॉर्ड किया, एंड I'll convey the same thing in the group. So thank you सर very तो much. रात
रात को जो 8 to 10 क्लास होगी वो तो लाइव होगी ना? लाइव होगी बिल्कुल। दूसरी भी शायद ठीक है लाइव हो सर, जाए, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। ठीक है ना? ठीक है सर, चलो ओके, चलो, मेन कोर थैंक यू, क्लास हमारी फिर यही चलेगी। ठीक है, थैंक यू। चलो, ओके जी, अल्लाह थैंक हाफिज। यू आदि, अल्लाह हाफिज।